नमस्कार मेरे झारखंड के सभी प्रिय भाई और बहनों, देश के सभी प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण यह आत्मा राम की कहानी है। सत्य का साथ देंगे, सज्जन लोगों का साथ देंगे तो अच्छा होता है, सत्य और न्याय की जिंदगी होती है। बुरे लोगों का साथ दिया तो क्या होता है, रावण का क्या हुआ। अब राम का नाम लेके कोई साधु जैसा लगता है, ऐसे स्वार्थंध सत्तंध लोग देश चला रहे हैं। कितना देश का बुरा हाल है, कितने लोग चले गए, तुम्हारे हमारे कितने रिश्तेदार चले गए किडनीज ऑर्गन्स के रैकेट्स के लिए। यह मनुस्मृति के समर्थक बीजेपी आरएसएस के नेता, इन्हें अब बताना चाहिए कि रामायण क्या है। गीत लिखा है, मैंने प्रस्तुत किया है, वो आप देखिएगा, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। झारखंड के लोगों को मैं झारखंड क्या है इतिहास और संस्कृति, यह आपको बता रहा हूँ, दुनिया के सभी लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही ऊंचा श्रेष्ठ राज्य है अपना देश है। आप सभी सत्य न्याय का साथ दें, इसलिए प्रभु राम, लक्ष्मण, स्वामिनिष्ठ, हनुमान, सीता मैया, इनका चित्र यहाँ पे रखा है मैंने। यह सभी समर्पण के प्रतीक है। सद्भाव जो है, सदिच्छा जो है, चरित्र जो है, सेवा भाव है, कर्तव्य निष्ठा है, समता है, न्याय है, इनसे हमको सीखना है, आगे जाना है, सबको सुखी सलामत रहना है। तो हम शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास और संस्कृति। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। रांची या रांची कहते हैं, इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर यह 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 14वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया है। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। नामकरण विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वनभूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड के दो शब्द जाहिर, सारना स्थल, और खोंड वेदी शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन काल में सुतिया नामक मुंडा के शासनकाल में इसे जाहिर खोंड नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। भविष्य पुराण के अनुसार झारखंड 7 पुंडा देश में से एक था। यह नाम पहली बार पूर्वी गंगवंश के नरसिंहदेव द्वितीय के शासनकाल से ओडिशा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पर पाया गया है। वो हम देख सकते हैं। बैद्यनाथ धाम से पुरी तक की वनभूमि झारखंड के नाम से जानी जाती थी। अकबरनामा में पूर्व में पंचेत से लेकर पश्चिम में रतनपुर तक, उत्तर में रोहतासगढ़ और दक्षिण में जो है ओडिशा की सीमा को झारखंड के रूप में जाना जाता था। क्या है इतिहास झारखंड का, महसूस करेंगे। प्राचीन काल झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है। इस राज्य में 1400 ईसा पूर्व काल के
लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा और भूमिज जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। छोटा नागपुर में ऋषा मुंडा प्रथम मुंडा जनजातीय नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सुतिया नागखंड नामक नए राज्य की स्थापना की है। भूमिज जनजाति ने धाल भूम, बड़ा भूम, पंचेत, सिंहभूम और मानभूम में भूमिज साम्राज्य की स्थापना की थी जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों तक फैली थी। भूमिजों ने ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया। ये आपको पता नहीं होगा, कई लोगों को, हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। मुझे इसमें से कुछ पता था और भी कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है, हम पढ़ते हैं, समझ में लेते हैं। मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक मदरा मुंडा थे जिन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा जब 1574 में राजा मान सिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा थे। उनके शासनकाल में वे मुगल शासक जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया। आधुनिक काल 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कंपनी ने सर्वप्रथम धाल भूम, बड़ा भूम, मानभूम और छाड़ ग्राम के रियासतों पर आक्रमण कर झारखंड में प्रवेश किया। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गारगपुर और खरसुआ, सरायकेला, जाजपुर, सरगुजा आदि शामिल थे। ब्रिटिश राज्य में स्थानीय नागरिकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ। साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी का वर्चस्व था। इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह ऐसे थे। 1766 से 1789 जगन्नाथ सिंह पातर और भूमिज सरदार घटवाल पाइक के नेतृत्व में भूमिजों का पहला चुआड़ विद्रोह, राजा जगन्नाथ धल का विद्रोह। 1770 से 1771 चेरो विद्रोह पलामू के जयनाथ सिंह के नेतृत्व में। बाद में 1772 से 1780 तक पहाड़िया विद्रोह जिसे कहते हैं। 1780 से लेके 1785 तक तिलका मांझी के नेतृत्व में मांझी विद्रोह, जिसमें भागलपुर में 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। 1789 से 1831 भूमिजों का विद्रोह। 1793 से 1796 मुंडा विद्रोह रामशाही के नेतृत्व में। 1795 से 1821 तमाड़ विद्रोह इसे कहते हैं। और भी विद्रोह हुए हैं, क्या क्या हुआ है देखते हैं। हमको पता होना चाहिए ना क्या क्या हमारी भूमि पर हुआ है, क्यों हुआ है। 18 से लेके 1802 तक मुंडा विद्रोह। 1812 बख्तर साय और मुंडल सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध।
1831 से 34 भूमिज विद्रोह बड़ा भूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1831 से 32 जिसे कोल विद्रोह कहते हैं। 1832 से 33 खेवर विद्रोह भागीरथ दुबाई गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1855 लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ सांधालो का विद्रोह हुआ। 1855 से 1860 सिद्ध कान्हू के नेतृत्व में संधालो का विद्रोह यहाँ पे हुआ। 1857 नीलांबर पीताम्बर का पलामू में विद्रोह हुआ। 1857 पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव टिकैत उमराव सिंह शेख भिकारी एवं बुधू बीर का सिपाही विद्रोह के दौरान आंदोलन हुआ। 1874 में खेरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। 1880 में खड़िया विद्रोह तेरंगा खड़िया के नेतृत्व में हुआ। 1895 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह यहाँ पे हुआ है। इन सभी विद्रोहों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था। फिर से पढ़ता मैं, इन सभी विद्रोहों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था। इसके बाद 1914 में जात्रा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासियों ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। आपको पता होना चाहिए इस देश को स्वतंत्रता जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने दी है। पंडित नेहरू, उससे पहले हमको शुक्रिया मानना पड़ेगा, कृतज्ञ रहना पड़ेगा जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापन की है। वो कौन है? लोकमान्य तिलक है। उससे पहले न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे है, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर है, नामदार गोपाल कृष्ण गोखले है, लोकमान्य तिलक। इन 4 महाराष्ट्र के अच्छे ब्राह्मण लोगों ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए। बाद में मोतीलाल जी नेहरू इसमें आए हैं, पंडित नेहरू आए, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे अनगिनत कई नेता जो महामानव बन गए। कहाँ पे? राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने। इस पक्ष ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। देश के सभी लोग इस पक्ष के साथ सम्मिलित हुए स्वतंत्रता संग्राम में। देश के विकास की नींव डाली है राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने। देश के हर क्षेत्र का विकास किया है, सभी राज्य और सभी समाज घटकों का विकास और सम्मान किया है राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने। तुम्हारे हमारे जो भी दादा दादी माता पिता जो सुखी रहे, इसका कारण राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष है। नई रोटी नया कपड़ा नया मकान, नई रोटी नया कपड़ा नया मकान, नई जिंदगी जिन्होंने दी वो राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष और इंडिया जो है इनका गठबंधन है। हमारे सुख सलामती के लिए ये सब साथ में आए हैं। हमें वोट उनको ही करना है, क्योंकि राम का नाम लेके जो धर्मांध सत्तांध केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में और कई राज्यों में बैठे हैं, उन्हें हटाना है, क्योंकि हमें सुखी सलामत रहना है। उनके भी जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी सुखी सलामत रहना है। तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ। झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है। जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, उन्होंने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य में मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के
28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु कैसा है यहाँ का? प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र है, जहाँ हाथियों की बहुतायत है। उत्तर पूर्व झारखंड में संथाल परगना का कुछ हिस्सा गंगा के मैदान में स्थित है। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ गंगा बहती है। मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपरदन से बनी है, जिन्हें इस प्रकार उपविभाजित किया जा सकता है। कैसे? लाल मिट्टी, जो ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी, जो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव एवं मन्नार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्या लिखा है आगे? बलुई मिट्टी ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में है। लैटेराइट मिट्टी, जो रांची के पश्चिम हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। तो झारखंड का जो मुख्य खनिज का भंडार जो है वो कैसा है, वो हम महसूस करेंगे। झारखंड भारत का एक खनिज समृद्ध राज्य है। यह राज्य कोयला, लौह, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट और कई अन्य खनिजों का घर है। कोयला। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25% पाया जाता है। झारखंड में कोयले के कई प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें झरिया, बोकारो, जामाडोबा और पकरी बरवाडीह शामिल है। लौह अयस्क। झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 17% पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें नोआमुंडी, लोहरदगा और मधुपुर शामिल है। अभ्रक बोलना चाहिए। झारखंड भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल अभ्रक भंडार का लगभग 80% पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें कोडरमा, गिरिडीह और रांची शामिल है। बॉक्साइट। झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुछ बॉक्साइट भंडार का लगभग 10% पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें चाईबासा और खूंटी शामिल है। झारखंड के खनिज भंडार राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इन खनिजों से राज्य को भारी आय होती है और यह राज्य के औद्योगिक विकास में भी योगदान देते हैं। यहाँ की वानस्पतिकी एवं जैविकी कैसी है, वन सांख्यिकी कैसी है, सरकार एवं राजनीति, अर्थतंत्र, कला और संस्कृति, झारखंड के लोक नृत्य कैसे हैं, चित्रकला, सिनेमा, शिक्षण संस्थान, यातायात, संचार एवं समाचार माध्यम कैसे हैं, यह भी हम अगले वीडियो में, अगले सत्र में देखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए यह सब इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा, मैं जानकारी इसलिए दे रहा कि कम से कम हमारे राज्य के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मालूमात होनी चाहिए, जानकारी मालूमात होनी चाहिए। हमारे देश में कितने राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, कहाँ पे क्या होता है, ये सब हमको महसूस करना होता है। नई पीढ़ी को बताना पड़ता है। अच्छा लिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, सभी कहते हैं, और सभी को ये बताते हुए मुझे बड़ा ही आनंद होता है कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे भाई और बहनों के बारे में, आप सभी हमारे भाई बहन हैं,
हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, भारत हमारा देश है, सभी मेरे भाई बहन हैं, तो आप सभी सुखी रहे, सलामत रहे, यह विनती करता मैं। ज़्यादा से ज़्यादा साल आप लोग सेहत के साथ जिए वहाँ पे, सत्य न्याय का साथ देंगे हम। कांग्रेस के प्रति कृतज्ञ रहे, कृतज्ञ इसलिए रहना है क्योंकि हमें हमारा फर्ज जो है वो निभाना है, सत्य और न्याय को साथ देंगे हम। आपके वहाँ पे कुछ प्रादेशिक पक्ष होंगे, वहाँ पर भी ये लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये मनुस्मृति के समर्थक, बीजेपी के, आरएसएस के नेता, ये वहाँ पे जो है एनडीए की सरकार लाना चाहते हैं, उनको जगह देने का नहीं है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, आने वाली पीढ़ियों को भी जिंदा रहना है, सुखी सलामत रहना है। तो सत्य न्याय का साथ देंगे। कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार आपके ज़िलों में हैं, आपके मतदार संघ में हैं, तहसील के मतदार संघ में हैं, विधानसभा जो है वहाँ पे, आपको विनती करता मैं, आप सभी मतदान करें। जो भी उम्मीदवार कांग्रेस का दिखे या इंडिया का दिखे, उन्हें वोट करना है। सभी सुखी सलामत रहेंगे, सत्य न्याय का साथ देंगे हम। आप सभी को मतदान के लिए हार्दिक शुभकामना। जय कांग्रेस, जय इंडिया, जय झारखंड, जय मानवता, जय जगत। यह सब पढ़ते पढ़ते बड़ा फक्र हुआ कि आप झारखंड में हैं, लेकिन कई समस्या वहाँ पे है, अज्ञान है, शिक्षा का जो प्रमाण है वहाँ पे कम है, लेकिन इतिहास और संस्कृति ऊंची है। वो ऊंची हमें करना है। शिक्षा यह माध्यम है, और सत्य ज्ञान जो हमारे जैसे लोग आपको देते हैं, अपने बच्चों और बच्चियों को अच्छा पढ़ाओ, और जो है अच्छी सरकार वहाँ पे लानी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।